नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 11 दिसंबर 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं असम ट्रिब्यून का ये न्यूज़। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर रही है ऑन मॉडिफाइंग दीपोर बिल का इको सेंसिटिव जोन। नाउ इको सेंसिटिव जोन होता क्या है? फॉर एग्जांपल देखो, ये तो दीपोर बिल है ना। फॉर एग्जांपल कोई भी नेचुरल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर इस टाइप के कंजर्वेशन रिजर्व, जैसे दीपोर बिल का बात बोल लीजिए। से फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये देख रहे हो ना, दिस इज द बाउंड्री ऑफ दैट, है ना। ये एक नेशनल पार्क भी हो सकता है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हो सकता है, ये एक कंजर्वेशन रिजर्व जैसे दीपोर बिल भी हो सकता है, राइट। अब देखो, इसके जो आजू बाजू वाला जोन है ना, ये वाला देख रहे हो, ये अलग जो कलर का दिया हुआ है, एक क्रीम कलर का, तो ये जो जोन है ना, ये क्या है? इसके विसिनिटी में, इसके चारों ओर के एक बाउंड्री जोन है, राइट। सो दिस जोन इज कॉल्ड इको सेंसिटिव जोन। ये वो जोन है जो कि इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव मतलब अगर आप इस जोन में कोई भी डिस्ट्रक्शन ले आते हो तो उसका इम्पैक्ट जो है मेन कंजर्वेशन रिजर्व में पड़ेगा, राइट। या फिर वाइस वर्सा हम लोग ये बोल सकते हैं दैट अगर ये वाला जोन प्रॉपरली कंजर्व रहता है तो मेन जो जोन में है इम्पैक्ट कम से कम होगा। समझ रहे हो बात? सो यस, वही बोला गया, इको सेंसिटिव जोन्स ये वो प्लेसेस है जो क्या रिजर्व किए जाते हैं, जिससे कुछ कुछ स्पीशीज को, उनके नेचुरल हैबिटेट को और ओवरऑल जो वहां पर बायोडाइवर्सिटी है उनको बचाया जा सके। जी हाँ, इस वही बोल रहा है दैट इट सीक्स टू लेसन द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। क्योंकि अगर सोचो, इस वाले रीजन को हम लोग बैलेंस अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी इस रीजन में मेन जो नेशनल पार्क है या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर कंजर्वेशन रिजर्व है, उसमें हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। और यही नहीं, इससे फायदा ये भी होता है ना दैट बहुत समय आप सुने होंगे दैट मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, या राइट। सो वो कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? बेसिकली एनिमल मतलब क्या? वो नेचर का पार्ट है, राइट। और ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस और एनिमल्स या फिर ह्यूमंस और इनके बीच में इंटरेक्शंस के कारण जो है कॉन्फ्लिक्ट्स हमको देखने को मिलता है। तो अगर हम एक जोन छोड़ देते हैं, इंसान अगर इसमें ज़्यादा कुछ कोई हरकत कर ही नहीं रहा है, तो ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट होने के भी चांसेस बहुत हद तक घट जाते हैं, राइट। तो इसीलिए बोला गया दैट अगर कोई भी रीजन को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाता है तो उसका मेन एम यही होता है दैट उसको कैसे प्रोटेक्ट मिल सके उस रीजन को, राइट। अगर थोड़ा लीगल टर्म्स में हम लोग आते हैं तो यस, इन इको सेंसिटिव जोन्स को नोटिफाई किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और कैसे? थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इनफैक्ट इंडिया में अगर देख लोगे, इंडिया के पास मोर देन 600 इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन्स ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। और कुछ तो इंडिया के मेजर जो इको सेंसिटिव जोन्स है वो है उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में, राइट। एक्टिविटीज़, किस किस टाइप के एक्टिविटीज़ आप इको सेंसिटिव जोन्स में कैरी आउट कर सकते हो, तो कुछ कुछ वो भी डिफाइन किया गया है। उसमें कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जो कि बिल्कुल ही प्रोहिबिटेड है, मतलब उसको आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जिसको आप बिल्कुल परमिट है, मतलब कर सकते हो आराम से। बट कुछ कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ है जो कर तो सकते हो बट विद परमिशन, राइट। जैसे परमिटेड एक्टिविटीज़ में क्या आता है, जो अभी अगर एग्रीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस कर रहे हो वो कर सकते हो आप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हो, वहाँ पे अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो वो किया जा सकता है। या फिर कोई भी एक्टिविटीज़ में अगर ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो वो कर सकते हो। बट रेगुलेटेड एक्टिविटी मतलब जिसके लिए परमिशन चाहिए, वो कौन कौन सा है? जैसे अगर आप ट्री को काट रहे हो, यस, फेलिंग ऑफ ट्रीज, वो एक रेगुलेटेड एक्टिविटीज़ है। अगर वहाँ पे होटल्स या फिर रिजॉर्ट को सेटअप कर रहे हो, हाँ कर सकते हो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, बट उसके लिए आपको परमिशन चाहिए। कमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, इरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक केबल्स, ड्रास्टिक चेंज इन एग्रीकल्चरल सिस्टम, एडॉप्शन ऑफ हैवी टेक्नोलॉजी या फिर पेस्टिसाइड्स, या फिर अगर वहाँ आपकी रोड्स को आप वाइडन अप करना चाहते हो, तो ये सारी एक्टिविटीज़ है जिसके लिए हमको रेगुलेशंस चाहिए। बट कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जो कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड होती है, जैसे कमर्शियल माइनिंग, सॉ मिल्स का सेटअप करना, इंडस्ट्रियल वैसे इंडस्ट्रीज जो क्या पॉल्यूशन जैसे एयर, वाटर या फिर नॉइज या फिर सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, उन सबको बंद करना, कमर्शियल यूज़ ऑफ
ऑफ वुड को रोकना, राइट, क्योंकि कमर्शियल यूज़ ऑफ वुड अगर करने लगे तब तो वहाँ के पेड़ पौधे को काटते रहोगे आप लोग, ठीक है ना। यही नहीं, अगर आप मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी सेटअप करना चाहते हो तो वो भी कहीं ना कहीं प्रोहिबिटेड है। मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हो आप। हाँ, छोटा मोटा अगर आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग काइंड ऑफ प्रोजेक्ट कर रहे हो तब तो वो तो चलेबल है, बट यस, बड़े बड़े अगर आप डैम्स क्रिएट करना चाहते हो, नो नो नो, दोज थिंग्स आर नॉट अलाउड इन इको सेंसिटिव जोन्स। नेक्स्ट हम लोग दहली का बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एनआरसी के बारे में बात किया गया था, क्योंकि असम गवर्नमेंट ये प्लान कर रही थी जिसके थ्रू उन्होंने बोला है दैट वैसे लोग जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया है, राइट, उनके खिलाफ असम गवर्नमेंट एक्शंस लेने वाली है, राइट। सो वही है दैट वो कौन से लोग होंगे, वो ऐसे लोग हैं जो जिनकी नेशनैलिटीज़ जो है डाउटफुल नेशनैलिटीज़ में आती है, राइट, जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर एनआरसी के अंडर उन्होंने अपना नामांकन करवाया हुआ है, जो कि लास्ट एनआरसी अपडेट कब हुआ था, 2019 को। तो एनआरसी में अगर आपने गलत तरीके से घूस घास देकर, पैसे वैसे देकर अपने नाम को घुसाया है तो भी आपके नाम को फिर से चेक किया जाएगा और आपके नाम को वहाँ से हटाया जाएगा। एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन, ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है ऑफ दोज हु आर लीगल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, राइट। मतलब ये इंक्लूड क्या करता है, ये इंक्लूड करता है सारे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशंस अबाउट ऑल दोज इंडिविजुअल्स जो क्या क्वालिफाई करते हैं एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और वो भी क्या, एज पर विच एक्ट, एज पर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1955। नाउ वैसे तो हर एक स्टेट को मैंडेट किया गया था दैट वो अपने एनआरसी को कंपाइल कर सके, बट ये आसाम में ही हुआ था। नाउ इसका मेन पर्पस क्या था, इसका मेन पर्पस था दैट कैसे आइडेंटिफाई किया जा सके इलीगल इमिग्रेंट्स जो क्या आसाम में आ रहे थे फ्रॉम बांग्लादेश ड्यूरिंग द 1971 वॉर, क्योंकि उस समय अगर देख लीजिएगा एक मास इन्फ्लक्स ऑफ हमको इमिग्रेंट्स देखने को मिला था फ्रॉम नियर बाई बांग्लादेश। तो ऑफकोर्स कोई भी रीजन क्यों चाहेगा दैट दूसरे देश से जो इलीगल माइग्रेंट्स हमारे देश में रहे, राइट। क्योंकि देखो आप खुद सोचो ना, कल को अगर कोई और भी आ जाता है, अगर बाहर सीरिया से अगर लोग आ जाते हैं तो यार वो हमारे रिसोर्सेज खाएंगे ना, राइट। तो हम लोग क्यों चाहेंगे, तो इसीलिए ये किया गया था। एनीवेज नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 4th जनरेशन न्यूक्लियर प्लांट के बारे में, क्योंकि रिसेंटली चाइना ने लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला, जी हाँ, दुनिया का पहला कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ 4th जनरेशन गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक डेवलपमेंट के रिलेटेड, राइट। अच्छा, अब सवाल होता है दैट ये 4th जनरेशन और कन्वेंशनल जो अभी तक हम लोग यूज़ करते थे उसमें क्या डिफरेंस है। देखो अभी तक जो कन्वेंशनल रिएक्टर्स हम लोग जो इस्तेमाल करते थे ना, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसमें एक जो था प्रॉब्लम था वो हमको देखना पड़ेगा, वो है अभी तक जो कन्वेंशनल प्लांट्स थी वो यूटिलाइज करती थी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को, राइट। जो क्या अब देखो अब क्या है ना दैट ये जो है हाई टेम्परेचर रिएक्टर्स होते थे जो क्या मतलब प्रेशराइज्ड वाटर्स के थ्रू कूल अप किए जाते थे, बट अभी जो 4th जनरेशन यूज़ किए जाएंगे इसमें जो यूजेजेस किया जाएगा, इसमें जो कूलिंग एक्टिविटीज़ की जाएगी वो गैस के थ्रू किया जाएगा। इसका मतलब क्या बोला जा रहा है दैट ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स है SMRs, ये ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होंगे और इसको एम्प्लॉय किया जा सकता है फॉर वेरियस एप्लीकेशंस, जैसे हीटिंग के लिए, डिसैलिनेशन के लिए, स्टेम के लिए, मतलब आई मीन इंडस्ट्रियल पर्पस में स्टेम्स बनाने के लिए, राइट। इन सब सारे के लिए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, राइट। तो यस, इसीलिए बोला जा रहा है दे आर एडवांस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स जिनका कैपेसिटी है अप टू 300 मेगावाट पर यूनिट। जो क्या एडवांटेजेस, किस टाइप के एडवांटेजेस प्रोवाइड कर रहा है, एक सेफ्टी नेट तो है ही इसमें, कॉस्ट इफेक्टिव तो है ही, बट काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी है, राइट। नाउ ये जो है ना ये फैक्ट्री में भी बनाया जा सकता है इन रिएक्टर्स को और ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है जिस साइट में आप इंस्टॉल करना चाहते हो। ये इकोनॉमिकल भी है, टाइम एफिशिएंट भी है, और जो ट्रेडिशनल जो रिएक्टर्स होते थे ना उनमें जो है हर 1-2 साल में रिफ्यूलिंग करना पड़ता था, राइट। बट SMRs दैट इज स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स में आपको 3 से 7 साल जो कि एक बड़ा टाइम है, राइट। तो ये इसीलिए तो इसको कॉस्ट इफेक्टिव और ज़्यादा सिंपल बोला जा रहा है ना। तो यस, दीज आर द वेरियस बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। इंडियन गवर्नमेंट भी कंसिडर कर रही है वेरियस मतलब इंसेंटिवाइजेशन स्कीम जिससे न्यूक्लियर एस्पेक्ट्स को प्रमोट किया जा सके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट हमारा जो पंचामृत गोल्स है उसके तहत हमारा है क्या है दैट 2030 तक हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल का जो इस्तेमाल है एनर्जी प्रोडक्शन में वो 50% तक कर देंगे,
राइट मतलब अगर से फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है ना इंडिया में, तो 50 यूनिट्स तो आपका अभी भी फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू होगा, बट बाकी के जो 50 यूनिट्स हो गए वो नॉन फॉसिल फ्यूल, जिसमें रिन्यूएबल भी आता है और उसमें न्यूक्लियर भी आता है। राइट तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या इनिशिएटिव्स डाले हैं। देखो इंडियन गवर्नमेंट जो है बहुत सारे इंसेंटिवाइजेशन स्कीम प्रमोट किया, जैसे PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी इस सेक्टर में डाला गया, जिससे इंकरेज किया जा सके मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, क्योंकि मेन गोल यही है दैट इंडिया का जो एनर्जी प्रोडक्शन है उसमें न्यूक्लियर का पावर का शेयर जो है उसको बढ़ाया जा सके। राइट नाउ इंडिया में अगर देख लोगे 22 ऑपरेटिंग रिएक्टर्स हैं जिनके इंस्टॉल्ड कैपेसिटी रफली अराउंड 7480 मेगावाट का है। Next is India is currently in the second stage of its 3-stage nuclear program. So these are the facts about Indian nuclear program. Next is Urban Flood Mitigation Project. PIB का ये न्यूज़ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है पहला अर्बन फ्लड मिटिगेशन प्रोजेक्ट को, और किसके लिए? फॉर द इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटी फॉर चेन्नई बेसिन प्रोजेक्ट, IUFM। ये एक इनिशिएटिव है जो क्या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड के अंदर आता है, और ये इंक्लूड करता है सेंट्रल असिस्टेंस, जिसमें 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और जिसका एम है चेन्नई को फ्लड रेजिस्टेंट बनाना, चेन्नई को अर्बन फ्लड रेजिस्टेंट बनाना। तो यस, ये इंटीग्रेटेड अर्बन फ्लड मैनेजमेंट एक्टिविटी क्या है? देखो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो क्या स्ट्रेस करता है ऑन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, बिटवीन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिटवीन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड फ्लड रिस्क मैनेजमेंट। ये 3 एस्पेक्ट है जिसके अंदर ये एक होलिस्टिक अप्रोच के तहत इंटर रिलेशनशिप्स हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। डिफरेंट अदर इनिशिएटिव्स जो कि फ्लड मिटिगेशन के लिए किया जाता है, वो जैसे इंटीग्रेटेड फ्लो वार्निंग सिस्टम, जिसको हम लोग IFLOS मुंबई भी बोलते हैं, CFLOWS के नाम से भी जानते हैं। ये कंप्लीट वेब GIS बेस्ड डिसीजन सपोर्टिंग सिस्टम है जिसको यूज़ किया जाता है फ्लडिंग के पहले भी, फ्लडिंग के बाद भी, और ये बेसिकली एक फ्लडिंग मिटिगेशन प्लानिंग ऑपरेशंस है। नेक्स्ट इज आर्मेनिया एंड अजरबैजान भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि ये दोनों इसलिए बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि देखो हम लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं ना इंडिया, वो आर्मेनिया को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, और कहा जा रहा है दैट बहुत सारे हथियार भी हम आर्मेनिया में जा रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली मुझे याद है दैट मैं एक न्यूज़पेपर कट आउट पढ़ रहा था, वहाँ पर मैंने देखा था अजरबैजान के जो लीडर है उन्होंने फ्रांस और इंडिया को कड़े शब्दों में निंदा की थी, और उन्होंने बोला था देखो आर्मेनिया को हेल्प करना बंद करो, आर्मेनिया को आप मिलिट्री सपोर्ट देना बंद करो। राइट सो आर्मेनिया एंड अजरबैजान, कहा जा रहा है दे हैव रीच अ सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट, जिसके तहत उन्होंने एग्री किया टू एक्सचेंज प्रिजनर्स ऑफ वॉर एंड दे वर्क टुवर्ड साइनिंग पीस ट्रीटी। मतलब ये दोनों जो कंट्री है प्रिजनर्स ऑफ वॉर को एक्सचेंज करेंगे और साथ ही साथ एक पीस ट्रीटी साइन करेंगे, है ना। और इससे अनडाउटेडली इस रीजन में जो क्या बोल सकते हैं हम लोग, जो अनस्टेबिलिटी आया है उस अनस्टेबिलिटी को स्टेबिलिटी में कन्वर्ट होगा। राइट सो यस, वही बोला गया। आर्मेनिया एंड अजरबैजान दोनों कंट्रीज जो है दे आर फाइटिंग ओवर अ रीजन विच इज कॉल्ड नगोर्नो काराबाख रीजन। राइट ये देखो ये जो है रीजन है ना, दिस रीजन इज नगोर्नो काराबाख रीजन। राइट नाउ ये जो रीजन है इसको रिकॉग्नाइज तो वैसे किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान, बट अभी जो है ना प्रेजेंटली यहाँ पे एथनिक आर्मेनियंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसको कंट्रोल किया जा रहा है बाय एथनिक आर्मेनियंस, और कहा जा रहा है इट हैज़ बीन सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट फॉर डेकेड्स। और रिसेंटली 2020 ले लो, 2023 में बहुत ज़्यादा अभी एस्केलेशंस भी दोनों देशों के बीच में देखा जा रहा है। राइट सो ये बेसिकली एक एथनिकल एंड टेरिटोरियल डिस्प्यूट है आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, एंड ये जो वैसे तो मैंने पहले बोला दैट ये अजरबैजान के अंडर आता है, बट यहाँ पे आर्मेनियन पॉपुलेशन ज़्यादा है, और सीज फायर वैसे मेडिएट किया गया था भाई रशिया के द्वारा 1994 में, जिसके तहत ये रीजन को आर्मेनिया के कंट्रोल में आ गया था, बट इसको अभी भी रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ अजरबैजान। राइट सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।